स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की क्लास में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं लोकसभा। लोकसभा क्या है? संरचना, शक्तियाँ, चुनाव प्रक्रिया। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ का लिंक है। आप इसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्यूआर कोड भी है, यहाँ से भी आप पीडीएफ पा सकते हैं। तो आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है वो यूपीएससी और यूपी दोनों के लिए है। लोकसभा का संपूर्ण विश्लेषण होगा। लोकसभा को ही जनता का सदन कहते हैं और लोकसभा को ही निम्न सदन कहते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं। संसद जो होती है, संसद हमने पहले बताया था, तो जो संसद आता है, वो संसद का निर्माण और संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। उसके बाद आती है राज्यसभा। जो राज्यसभा है, राज्यसभा को जो डिस्कशन किया गया है, वो आर्टिकल 80 में किया गया है। और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जो लोकसभा है वो आर्टिकल जो है 81 में डिस्कशन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप देखते रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं लोकसभा क्या है। स्टेटमेंट के थ्रू ही यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के जो अब ट्रेंड जो आया है उसके अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से पढ़िए। लोकसभा को भारत की संसद का निचला सदन कहते हैं या जनता का सदन भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट में पूछा गया था कि लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और उसमें आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। 1 और 2, 2 और 1, इस तरह से पूछा गया था। तो याद रखिए, लोकसभा को निचला सदन, निम्न सदन, जनता का सदन और आर्टिकल 81 में इसके बारे में डिस्कशन है। इस सदन में भारत के सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्टेटमेंट में दिया गया था कि लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि जो है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं। तो वो स्टेटमेंट गलत था। सही स्टेटमेंट क्या है? ये सीधे भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा कानून बनाने, केंद्रीय बजट तैयार करने, जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर एक और स्टेटमेंट आप समझ लीजिए। आयोग ने पूछा था कि लोकसभा लोकतंत्र की इच्छा को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक था, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जनता की लोकतांत्रिक इच्छा को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लोकसभा आपको यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं इसके लोकसभा की संरचना यानी कि आर्टिकल 81 के बारे में। लोकसभा में टोटल यानी कि कुल मिला के 250 सदस्य होते हैं, जिनमें शामिल हैं 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 20 जो सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? जैसे अंडमान निकोबार है और दिल्ली है, ये जो है केंद्र के द्वारा शासित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिनमें शामिल क्या-क्या है? 524 सदस्य के प्रतिनिधि हैं, राज्यों के प्रतिनिधि, और 19 जो सदस्य हैं, वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। तो मैक्सिमम केंद्र शासित प्रदेशों के कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? 20। मौजूदा कितने हैं? 19। उसी तरह से राज्यों से मैक्सिमम कितने प्रतिनिधि लिए जाते हैं? 530, 530। अभी मौजूदा कितने हैं? 524। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं। आगे है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रतिनिधित्व। देखो, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में लोकसभा में किसी भी सदस्य का मनोनीत चुनाव नहीं होता है। पहले यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम होता था तो राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत चुनाव कर सकते थे। लेकिन 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये जो प्रक्रिया थी, जो लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य का जो प्रचलन था वो खत्म कर दिया
और 25 जनवरी 2020 से ये प्रभावी है। यानी कि अभी वर्तमान स्थिति में लोकसभा में किसी भी व्यक्ति का मनोनीत तरह से चुनाव नहीं होता है, ठीक है? लेकिन राज्यसभा में होता है। लोकसभा की अवधि समझते हैं। ये सारे वो स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, या 5 स्टार लगा लीजिए और ध्यान से पढ़िए इस वाली स्लाइड को। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधे के सीधे स्टेटमेंट्स में आयोग ने पूछे हैं। जैसे लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव के बाद पहली बार सत्र शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष का होता है। आयोग ने पूछा था लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव से लेके 5 वर्ष तक होता है, नहीं आम चुनाव के बाद पहली बार जो सत्र शुरू होने की तारीख होती है उस तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। तो ये आपके लिए क्लियर है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूरे होने के पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। स्टेटमेंट में दे रखा था कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग करने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार है, वो किसी भी समय कर सकता है 5 वर्ष पूरे होने से पहले। अब आगे का स्टेटमेंट, और इस निर्णय को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कानून द्वारा एक वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपातकाल लगा हुआ है और लोकसभा का कार्यकाल कानून के द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे समझते हैं। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकता। कितना विस्तार बढ़ाया जाएगा? आपातकाल अगर लगा हुआ है तो लोकसभा का एक वर्ष का, जैसे 1 वर्ष का, फिर 1 वर्ष का, फिर 1 वर्ष का, इस तरह से अनगिनत बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक जो है लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट था। आपका क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव प्रणाली। अब समझते हैं लोकसभा में कैसे चुन के जाते हैं। लोकसभा चुनाव कराने के लिए कई पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण और फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। प्रश्न पूछा गया था आयोग के द्वारा कि फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है, ये पूछा गया था। इसको समझ लेते हैं। फास्ट पास्ट द पोस्ट, फास्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि FPTP एक ऐसी व्यवस्था है जहां सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। समझ में आया? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। यही आयोग ने प्रश्न पूछा था। अब पात्रता, एलिजिबिलिटी एंड वोटिंग, मतदान का अधिकार समझ लेते हैं। मतदान के लिए क्या है? कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान का पात्र है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। देखो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए आप बताइए, और ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष चुनाव लड़ने की आयु, और मतदान करने की आयु 18 वर्ष, ठीक है। मतदान प्रक्रिया, मतदान प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM और VVPAT के माध्यम से किया जाता है। ये मतदान की प्रक्रिया है। अब समझते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा का सदस्य यानी सांसद बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता है। भारत का नागरिक हो,
वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और शपथ उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न था कि सांसद जो होता है, सांसद को किस तरह की शपथ लेनी होती है? तो उसमें लिखा हुआ था कि संविधान की प्रतिष्ठा की शपथ, संविधान की रक्षा की शपथ, तो आपको याद रखना है संविधान की प्रतिष्ठा की शपथ लेनी होती है। क्लियर है? लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। मानसिक स्वस्थता यानी कि मानसिक उसका जो हो दिमाग का दिवालिया घोषित न किया गया हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो। संसदीय कानून उसके पास वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा समय-समय पर बनाए गए कानूनों जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित की गई हों। विशेष बिंदु क्या है? लोकसभा सदस्य के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का अनिवार्य होना संविधान में वर्णित नहीं है। यानी कि यदि आपका जो सांसद है, अब जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है और वो एक क्लास भी यानी कि फर्स्ट क्लास भी नहीं है पास, उसने पढ़ाई ही नहीं की है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि अशिक्षित व्यक्ति भी सांसद का चुनाव लड़ सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा सदस्य के वेतन और भत्ते। मुख्य वेतन और भत्ते क्या है? मूल वेतन अब सांसदों को 1,24,000 प्रति माह मिलता है, पहले 1 लाख था। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, ये इसके साथ इसके अलावा इस सैलरी के अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 87,000 प्रति माह मिलता है और कार्यालय व्यय भत्ता 75,000 प्रति माह दिया जाता है, जिसमें 50,000 सहायक के लिए और 25,000 स्टेशनरी के लिए। अभी आप बताइए कि 25,000 की क्या स्टेशनरी वो मंथ में यूज करते होंगे, क्योंकि सारा कुछ तो डिजिटल फोकस किया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है? सत्र के दौरान मिलने वाले भत्ते, दैनिक भत्ता संसद सत्र या समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 2,500 प्रतिदिन का भत्ता मिलता है, यानी कि उसके अलावा भी पैसा मिलता है। अब बात करते हैं अन्य प्रमुख सुविधाएं और लाभ की। एक आवास दिया जाता है, निःशुल्क होता है, यात्रा दी जाती है साल में 34 मुफ्त हवाई यात्राएं, यानी कि 34 बार एक साल में 34 बार वो फ्री में यात्रा कर सकता है प्लेन के द्वारा। पूरे भारत में प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट एसी ट्रेन दिया जाता है। उपयोगिता क्या है? सालाना 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है और 4,000 किलोमीटर मुफ्त 4,000 किलो लीटर मुफ्त पानी दिया जाता है। चिकित्सा की बात करें तो सीजीएचएस योजना के तहत संसद और उनके परिवार को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, भर भर के दिया जाता है और ये सब पाने के लिए आपको एक भी कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप इलिटरेट हैं और सांसद का चुनाव लड़ लिए और जीत गए, तो आपको ये सारी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पेंशन की बात करें तो एक कार्यकाल पूरा करने के बाद 31,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और 5 साल से अधिक सेवा होने पर अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 2,500 प्रति माह की वृद्धि की जाती है। 2018 में हुए संशोधन के बाद से सांसदों के वेतन में हर 5 साल में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के आधार पर स्वचालित रूप से वृद्धि की व्यवस्था की गई है। अब समझते हैं त्याग पत्र। अगर सांसद को त्याग पत्र देना है तो लोकसभा सदस्य अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफे दे सकता है। त्याग पत्र स्वीकार होने पर यह पद रिक्त हो जाता है। हालांकि यदि इस्तीफा अनैच्छिक या वास्तविक न पाया जाता है तो अध्यक्ष उसे अस्वीकार कर सकते हैं। अनुपस्थिति, ये आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इस पर फोकस कीजिए। सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक लोकसभा की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं
अन्य मामले। लोकसभा सदस्य को निम्नलिखित स्थितियों में अपनी सीट खाली करनी होगी। अदालत द्वारा उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाए, तो उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा। उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया है। वे भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं या उन्हें किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनको अपना पद, अपनी सीट खाली करनी होगी। ये जो है लोकसभा से संबंधित क्लास थी। आयोग इससे अधिक आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। बुलेट पॉइंट वाइज आप बना लीजिए नोट्स, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप जो है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट पे जाके क्लास कंप्लीट कर सकते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड, दोस्त या आपका कोई भी परिचित व्यक्ति तैयारी कर रहा है, तो उसको आप हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई सुझाव है या प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए। ये आपके लिए कार्य दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।